मेरा नमस्कार। मैं आलोक कुमार तिवारी, सहायक आचार्य हिंदी, आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। हिंदी व्याकरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण एक भाग है और हम देखते हैं कि अभी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होनी है, जिनकी तिथि भी अब घोषित हो चुकी है। तो उम्मीद है आप लोग तैयारी बड़े मन से कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण केवल शिक्षक के रूप में नहीं, टीजीटी पीजीटी में ही नहीं, आप देखेंगे तो आईएएस, पीसीएस और विभिन्न उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई और एसएससी इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण की एक निर्णायक भूमिका होती है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की जो सबसे प्रारंभिक कड़ी है हिंदी व्याकरण की, तो हम वर्णमाला से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी भाषा की वर्णमाला को ठीक प्रकार नहीं समझते हैं तब तक हम उस भाषा को ठीक प्रकार नहीं समझ सकते। और हिंदी वर्णमाला पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी वर्णमाला से अधिकतम प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? सबसे पहले तो यही हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला जो है, वर्ण और माला दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों के योग से बना है वर्णमाला। वर्ण और माला मतलब वर्णों का एक अनुशासन, वर्णों की वह सुव्यवस्थित व्यवस्था, वर्णों की एक जो सुव्यवस्थित व्यवस्था किसी भाषा में होती है उसे उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला जब हम पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में एक और प्रश्न आता है कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण की जब हम बात करते हैं तो वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है किसी भाषा की सूक्ष्मतम लिखित इकाई होती है। इससे छोटी ध्वनि होती है, ध्वनि लेकिन मौखिक इकाई होती है, और वर्ण जो होता है वो लिखित इकाई होता है। तो किसी भाषा की न्यूनतम लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो वर्ण और एक वर्ण के साथ साथ हम सीखेंगे कि अक्षर क्या होता है। तो वर्ण और अक्षर में ज्यादा फर्क नहीं है। सभी अक्षर जो होते हैं, सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। इस बात को हम लोग समझेंगे। तो वर्ण क्या है? जैसे हमने देखा कि वर्ण, तो जैसे हमने कहा क, तो क जब हमने उच्चारण किया तो ध्वनि है, लेकिन जब हमने इसको लिख दिया तो ये हो गया आपका वर्ण हो गया। लेकिन जब इसको हम उच्चारण कह रहे थे तो ये ध्वनि था, लेकिन अब ये अक्षर है, अब ये वर्ण है। तो वर्ण जो है किसी भाषा की सूक्ष्मतम लिखित इकाई है और ध्वनि किसी भाषा की सूक्ष्मतम मौखिक इकाई है। अब वर्ण और अक्षर में क्या फर्क होता है? तो अगर इसी को में हम आ जोड़ दें, आप देखेंगे हम लिखते हैं क, तो ये जो है अक्षर हो गया। तो जितने भी आपके स्वर हैं, जो भी 11 स्वर हैं आपके, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है वर्ण है और अक्षर भी है। लेकिन जो व्यंजन है आपके, जो व्यंजन है, व्यंजन में जो स्वर रहित, जो स्वर सहित है, मतलब जो स्वर सहित वर्ण है वही अक्षर है। जैसे क, ये वर्ण तो है लेकिन अक्षर नहीं है, वर्ण है। और जब क को हम पूर्ण रूप लिखेंगे, स्वर सहित लिखेंगे, तो ये अक्षर है, लेकिन तब ये वर्ण नहीं है। अब ये वर्ण नहीं है।
तो ये है अंतर। पहले तो हम हिंदी वर्णमाला देखें तो वर्णमाला के दो भेद हो गए, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। तो जब स्वरों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। तो वर्ण क्या है? किसी भाषा की सूक्ष्मतम लिखित इकाई है, और ध्वनि किसी भाषा की सूक्ष्मतम मौखिक इकाई है। अब अक्षर क्या है? अक्षर और वर्ण में अंतर समझ में आ गया कि अक्षर जब स्वर सहित व्यंजन होता है तो अक्षर कहलाता है, और जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं वो वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला के जो दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, इनके हम भेद देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। पहला अगर हम पहले देखेंगे वर्णमाला के भेद, तो एक तो हम कहेंगे स्वर और दूसरा कहेंगे व्यंजन। अब स्वर के अगर हम भेद की बात करेंगे तो पहला भेद होता है प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। अब प्राणवायु की मात्रा के आधार पर क्या है? जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु की जितनी मात्रा खर्च करते हैं उस आधार पर हम इनका भेद करते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है, पहला होता है इसमें, इनके अगर भेद देखा जाए तो पहला होता है ऋस्व स्वर, इसको लघु स्वर, मूल स्वर इत्यादि कहते हैं। इसे कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, छोटा भी कहते हैं, इसको एक मात्रिक भी कहते हैं। एक मात्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक मात्रा प्रयुक्त होती है। एक मात्रिक और एक मात्रिक स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, ऋस्व स्वर कहते हैं। तो ये पहला भेद हो गया। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे आपके चार, चार हो जाएंगे। कौन कौन? पहला तो अ हो गया, अ, ई, उ और री, ये हो गए आपके ऋस्व स्वर। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। कई बार आ जाता है इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है या मूल स्वर है, तो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री। अब इन्हें मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी अन्य के योग से नहीं बनते, ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। किसी अन्य, जैसे बड़ा आ है, दीर्घ आ है तो अ प्लस आ करके बनता है, बड़ी ई है तो ई प्लस ई करके बनती है, और इस तरह करके। लेकिन ये जो है ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, तो इसलिए ये मूल स्वर, और इन्हीं के मेल से अन्य जो है स्वर बनते हैं, तो ये मूल स्वर भी इन्हें कहते हैं। अब ये तो पहला भेद हो गया इसमें प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहते हैं, इसे संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर, गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, संधि स्वर, ये सब है। बड़ा, गुरु, ये सब इसको कहते हैं। और गुरु, तो दीर्घ, द्विमात्रिक, संधि स्वर, बड़ा, गुरु, ये इसके नाम होते हैं, हम कह सकते हैं इसको। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? इनमें आ जाते हैं आपके 7। कितने होते हैं? 7। ये 4 होते हैं और इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ अ, ई, उ, अब ए, ओ, ये हो गए 7। ये 7 जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ,
अब एक चीज और नोट करने वाली है कि ए ओ ये हमेशा दीर्घ होते हैं। मतलब ये नहीं कि ए तो ये इसको ह्रस्व समझ लें, छोटा समझ इसको बड़ा समझ लें, ऐसा नहीं है। ए ओ ये चारों जो है ये दीर्घ होते हैं। अब उसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर के बाद अब हम देखते हैं तीसरा जो होता है प्लुत। प्लुत क्या होता है? प्लुत स्वर इसे हम कम जानते हैं। प्लुत स्वर क्या है? आप लोग देखा होगा जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं अरे, और कोई ध्वनि किसी चिड़िया की ध्वनि फुर्र है तो रा के बाद वो लगातार आप देखा होगा किस तरीके से फुर्र लिखना है तो ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं तो तीन जो लिखा होता है तो इसका मतलब है रा को और खींचना है, तो ये प्लुत होता है। प्लुत मतलब तीन इसलिए लिखा है था, तीन मात्रा। तो प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक भी कहते हैं, त्रिमात्रिक भी कहते हैं, इसको त्रिमात्रिक भी कहते हैं, प्लुत भी कहते हैं। अब जैसे किसी स्वर को बहुत लंबा खींचा जाता है, मतलब दो से ज्यादा, दो पर तो दीर्घ हो जाएगा, दो से ज्यादा तीन मात्रा इससे तो ये प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे तोप फटने की आवाज, कमरे में जब आप बंद कमरे में खाली कमरे में शोर कर रहे हैं तो उसमें एक प्रतिध्वनि होती है, इको होता है, तो वो भी आपके किसमें आएगा? प्लुत के अंतर्गत है। पूछा जाता है तोप के गोले फटने पर कौन सा स्वर होता है? तो प्लुत स्वर होता है। प्लुत मतलब दो से अधिक, जिसमें तीन हम लगा देते हैं। जैसे ओम में ओ, इनकी संख्या जो है, प्लुतों की संख्या कितनी होती है? प्लुत वर्णों की संख्या 8 होती है। आ और प्लस 7 जो दीर्घ होते हैं इनके प्लुत बनते हैं, बाकी प्लुत नहीं बनते। तो ये हो गया, तो ये क्लियर हो गया कि प्राण वायु के आधार पर कितने भेद होते हैं आपके स्वरों के। अब एक दूसरा मानक है कि प्राणवायु के बाद हम देखेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम देखेंगे तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर की आकृति के आधार पर, अब ओष्ठ की आकृति के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होते हैं? जब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो ओठ है उसका आकार कैसा हो जाता है? उसका आकार हो जाता है वृत्त जैसा, तो वो वृत्तमुखी है। और जिनमें वृत्त जैसा नहीं होता है वो अवृत्तमुखी होते हैं। अब इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो अवृत्तमुखी को पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि पहले तो वृत्तमुखी एक पहचान लेते हैं। वृत्तमुखी पहचान लीजिए, अवृत्तमुखी पहचान लीजिए। तो वृत्तमुखी में कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला तो एक तो वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी। अब जो वृत्तमुखी होते हैं वो कैसे बने? एक होता है उल्लू और, एक ट्रिक है उल्लू और। हम जब भी उल्लू कहते हैं तो किसी दूसरे को समझते हैं, खुद को उल्लू नहीं समझते हैं। तो उल्लू और में क्या हो गया कि उल्लू और, तो उल्लू और से हम बना लेंगे क्या क्या? एक तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, और ओ और औ। ट्रिक बन गई। ये जो चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण क्या है? ये है वृत्तमुखी, ये वृत्तमुखी हो गए। और अवृत्तमुखी बाकी जो 7 बचे। अब आप पहले वर्णमाला देख लीजिए कि जो मूल वर्णमाला वो क्या है? तो अ ई उ री ए ओ औ, यही मूल वर्ण है, जो स्वर हैं, मानक जितने स्वर हैं 11। और अंग और आहा ये अयोग हुआ है।
अयोगवा क्या है? मतलब जो आ माने नहीं, योग होता है मतलब जो जिनको न स्वरों के साथ जोड़ा जाता है न व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये स्वरों के साथ जुड़ते हैं, जैसे अंगूर है, पढ़ता है, इस तरह ये जुड़ते हैं। तो कुल वर्णों में ये शामिल किए जाते हैं, लेकिन ये न स्वरों के साथ होते हैं, न तो इन्हें स्वर पूरा पूरा माना जाता है, न तो व्यंजन माना जाता है, बीच में होते हैं। तो ये है अयोगवा। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है कि इन्हें क्या कहते हैं, तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, तो ये अयोगवा हो गए। तो ये उ ओ औ, उल्लू से छोटा ऊ बड़ा ऊ, औरत से छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये वृत्तमुखी हो गए। और बाकी जो 7 बचे, इनके अलावा कौन कौन बच गए? एक तो आ ई है ना, री बच गया और ए बच गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये अवृत्तमुखी हो जाएंगे और ये वृत्तमुखी हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर, के बाद हम देखते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। तो वर्णों का एक भेद है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हम देखेंगे तो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च। अब देखिए जीभ है, तो ये मान लीजिए जीभ है, तो जीभ के जो आगे भाग से बोले जाते हैं अग्र, जो पीछे से पश्च और जो मध्य से ये मध्य। ठीक है, तो अब अग्र, मध्य और पश्च हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जो छोटा जो आ होता है, ह्रस्व आ, ये मध्य होता है। इसके अलावा जितने भी स्वर में आप देख रहे हैं 3 बना हुआ है, इसमें है जैसे ये है, ये 3 के आकार का है, ये 3 के आकार का है, ये तो अयुग्मा हो गए। तो जिनमें ये 11 में जिनमें 3 के आकार में बना हुआ है वो सब है पश्च। आपको छोड़कर जिनमें इस तरह 3 का आकार बना हुआ है वो सब पश्च है, और बाकी सारे अग्र, और छोटा ह्रस्व आ है वो मध्य है। एक और इसकी ट्रिक है, वैसे ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि आ हो गया, फिर ओ हो गया, दीर्घ हो गया, ओ और औ। ये 1 2 3 4 5 ये हो गए आपके पश्च। 5 हो गए, पश्च 5 हो गए आपके। और उसके अलावा अग्र में क्या आ जाएगा, फिर बाकी देख लीजिए, जैसे आ हो गया तो ई हो गया, देखो ई और उ हो चुका है, री ए है, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हो गए। तो ये अब इसको एक और ट्रिक है अग्रस्वर पहचानने की, ये याद रखना है कि मध्य स्वर आ है, उसके अलावा हो जाएगा। अग्रस्वर पहचानने का और ट्रिक है कि एक इमली का पेड़ था, उसी के पास एक बड़ा इमली का पेड़ था। एक चोर आया पहले इमली चुराने के लिए, पहले छोटी एड़ी से चढ़ना प्रारंभ किया, फिर नहीं चढ़ पाया तो बड़ी एड़ी से चढ़ना प्रारंभ किया, और तब तक ऋषि आ गया, उसने पीट दिया। तो इस तरह करके ये 5 अग्रस्वर में आ गए। इसकी ट्रिक हो गई है, ये मध्य स्वर और ये पश्च स्वर। तो दोनों तरह से ऐसे याद कर लीजिए ऋषि वाली ट्रिक से, और ये आ मध्य है, बाकी पश्च हो जाएंगे, या पश्च 3 के आकार से, 3 के आकार से याद कर लीजिए, और आपको मध्य कह के बाकी सब अग्र हो गए। तो ये हो गया आपका हिंदी ये जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कौन कौन से हो गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 भेद हो गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये हो गए।
तो ये हो गया आपका। अब एक और भेद होता है ताल की स्थिति के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताल की स्थिति के आधार पर कैसे करें। तो स्वर के भेद में हम देखें ताल की स्थिति के आधार पर। ताल की स्थिति के आधार पर अब ये है ताल की स्थिति के आधार। अब ताल की स्थिति के आधार पर क्या है? तो ताल की स्थिति के आधार पर तालु क्या होती है? आप देखेंगे कि जो मुंह है उनका जो ऊपर का ये भाग है ये तालु होता है, ये बात। तो तालु और नीचे जीभ। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो 4 भेद होते हैं। एक तो पहला होता है समृद्ध स्वर, पहला होता है समृद्ध, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध, तीसरा होता है विवृत, और चौथा होता है अर्धविवृत। तो ये 4 होते हैं। अब कौन कौन सा होते हैं? तो समृद्ध मतलब बंद, जिसमें तालु जो है जीभ के माध्यम से पूरी बंद हो जाती है। तो ये होते हैं, ये कौन कौन से हैं आपके समृद्ध स्वर, यानी इसको हम बंद स्वर भी कह सकते हैं, बंद स्वर। ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपके ई, उ और री। ई, उ और री। तो ये 5 हो गए। ये हो गए आपकी बंद स्वर। बंद स्वर के बाद आता है आपका एक होता है विवृत। विवृत क्या है? विवृत मतलब जिसमें पूरा मुंह खुल जाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं दांत के इलाज करवाने कुछ, तो डॉक्टर कहता है आ करो, आ मतलब पूरा मुंह खुल जाता है। तो जो दीर्घ आ है ये विवृत है। अब बाकी जो बचे, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, जैसे क्रम से। जैसे आपका अब क्या बचा? अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत। तो अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत। तो ए इसमें आ गया, ए, ओ और अ। तो ए अर्ध समृद्ध हो गए, ए और ए क्या हो गया? ए और ए जो है ए और ओ, सॉरी, ए और ओ अर्ध समृद्ध हो गया और ए और ओ अर्ध विवृत हो गया। अब चूंकि आ बड़ा आ जो है विवृत है, और ये बनता है कैसे? अ प्लस आ से। तो आ क्या होगा? आधा आधा मिलकर तो पूरा होगा, तो अर्ध विवृत हो जाएगा। अर्ध विवृत क्या हो जाएगा? आ प्लस आ क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत हो जाएगा। तो ये है स्वरों के भेद। उम्मीद करता हूं कि आपको स्वरों के ये भेद, वर्णमाला के अंदर के जो स्वर के मैंने भेद पढ़ाए वो समझ में आए होंगे। अगर जो भी प्रश्न आपकी समझ में ना आया हो या जो भी तथ्य समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।